नमस्कार, बीएचटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बुलेटिन की शुरुआत करें रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम हाउस में विभागीय बैठक हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बड़ी बैठक ली है और विभागों के प्रगति रिपोर्ट की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली है। ऊर्जा खनिज के विभागीय अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और विभागों के प्रगति रिपोर्ट की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली है। तो सीएम हाउस में ये बड़ी विभागीय बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे और उन्होंने अधिकारियों से यहां पर चर्चा की है। ऊर्जा खनिज के विभागीय अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और सीएम विष्णुदेव साय ने विभाग के प्रगति रिपोर्ट की अहम जानकारी ली है, उनसे चर्चा की है। भारत सरकार के स्टील सेक्रेटरी और सेल के लोग और एनएमडीसी के लोग आए थे और आयरन ओर के संबंध में चर्चा हुई है। और हमारे सहयोगी शिवम दुबे इस खबर पे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, कितनी देर तक ये विभागीय बैठक चली और क्या कुछ चर्चा इसमें की गई है? बिल्कुल रोहित, देखिए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली है और छत्तीसगढ़ में आयरन ओर को लेकर के ये बड़ी बैठक हुई है जिसमें भारत सरकार के स्टील के सेक्रेटरी, सेल के अधिकारी और एनएमडीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इस बैठक की जानकारी दी है क्योंकि प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन है वो भरपूर मात्रा में है। ऐसे में उस संसाधन की सही जगह पर उपयोगिता ये सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक ली गई है। इस बैठक के कई अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं और इस पूरी बैठक को लेकर के अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो आयरन ओर है उसकी आपूर्ति करने को लेकर के ये बैठक था। इसमें अगर एनएमडीसी के अधिकारी भी शामिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बस्तर और दंतेवाड़ा में जहां पर ये आयरन ओर बड़ी मात्रा में मौजूद है वहां पर एनएमडीसी के भी प्लांट हैं और वहां से इसको लेकर के जो कच्चा माल निकल रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट देखी गई। इसके बाद जो एनएमडीसी वहां के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को जो रोजगार दे रही है या उसके जो बेहतर सुविधा हो उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है। लेकिन इसके साथ साथ औद्योगिक विस्तार को लेकर के भी इसमें मायने निकाले जा रहे हैं। इस तरफ भी काफ़ी सारे स्रोत जो हैं आयरन ओर के वो कहीं ना कहीं देखे जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि इसमें भारत सरकार के भी अधिकारी मौजूद रहे हैं, सेल के भी अधिकारी मौजूद रहे हैं। ऐसे में ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है मुख्यमंत्री की। ऐसे बात की जाए अगर बिल्कुल शिवम, देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ के पास भी प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, लेकिन लंबे समय से जैसा कि हम देख भी रहे थे कि नक्सलवाद की वजह से हम उस तरह से उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि पूरे प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, ऐसे में अब सरकार की मंशा भी है और कहीं ना कहीं टारगेट भी है कि उन क्षेत्रों में अब विकास लाया जाए जो अभी तक विकास से अछूते थे। बिल्कुल रोहित, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि नक्सलवाद का खात्मा प्रदेश से हो चुका है और ऐसे में जो बस्तर संभाग है वहाँ पे प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी भरपूर संसाधन वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि बस्तर के दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए, बस्तर के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आयरन ओर भी काफ़ी मात्रा में मिल चुका है। ऐसे में इसकी उपयोगिता सही सुनिश्चित की जाए क्योंकि अब नक्सलवाद का दंश जो है प्रदेश से वो समाप्त हो चुका है और ऐसे में बस्तर को विकास की राह पर भी लेके जाना है। ऐसे में औद्योगिक संरचनाओं को लेकर के भी इस बैठक में काफ़ी चर्चा हुई है क्योंकि बस्तर में एनएमडीसी के भी प्लांट हैं लेकिन कई और अन्य प्लांट भी वहाँ पर प्रस्तावित हैं। ऐसे में स्थानीय रोजगार के साथ साथ वहाँ के जो विकास की बयार की बात होती है, दावा होता है, वो भी इसी से कहीं ना कहीं संभव होता हुआ दिखाई देगा। अगर बात की जाए इसमें जो अधिकारी मौजूद रहे मुख्यमंत्री के साथ वो केंद्र सरकार के भी अधिकारी मौजूद रहे, यानी इस पूरी बैठक में समन्वय को लेकर के भी चर्चा हुई है ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय हो। जो राज्य सरकार की तरफ से राहत मिलती है और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राहत मिलती है, दोनों राहतों को मिला करके जो औद्योगिक संरचना करना है प्रदेश में और खासतौर पे अब बस्तर में, उस पर फोकस कहीं ना कहीं ये बैठक रही है। और इसके बाद जब तमाम चीज़ें नक्सलवाद खात्मे के बाद वहाँ पर विकास को लेकर के की जा रही हैं तो ऐसे में औद्योगिक जो विकास होगा वहाँ पे आयरन ओर को लेकर के जो आपूर्ति होगी वहाँ से, वो कहीं ना कहीं देश का एक बड़ा हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही है और खासतौर पे बस्तर संभाग के विकास को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
और देखिए सीएम विष्णुदेव साय के काफिले में नई गाड़ियां शामिल की गई है। फॉर्च्यूनर के बाद अब स्कॉर्पियो एन इसमें शामिल की गई है और आज से नई गाड़ियों से सीएम का दौरा शुरू हो रहा है। तो देखिए नई गाड़ियों में बुलेट प्रूफ सुरक्षा के साथ ही हाईटेक तकनीक भी है और अब न्यू मॉडल की ब्लैक स्कॉर्पियो एन सीएम के दौरे में शामिल होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में न्यू स्कॉर्पियो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और भाजपा प्रदेश कार्यालय जब वो पहुंचे तो न्यू स्कॉर्पियो में ही पहुंचे थे और इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। नई गाड़ियों में बुलेट प्रूफ है और अब देखिए सीएम के काफिले में नई गाड़ियां शामिल की गई है और फॉर्च्यूनर के बाद अब स्कॉर्पियो एन की इसमें एंट्री हो गई है और आज से नई गाड़ियों से सीएम का दौरा शुरू हो चुका है और नई गाड़ियों में बुलेट प्रूफ सुरक्षा की हाईटेक तकनीक मौजूद है। विष्णुदेव साय के काफिले में नई गाड़ियां शामिल हो चुकी हैं। स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की ये तस्वीरें हैं जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले में अब शामिल हो चुकी हैं। इसकी अगर बात की जाए तो इससे पहले फॉर्च्यूनर और पजेरो नामक गाड़ियां भी इस काफिले की शोभा बढ़ाते हुए नजर आई हैं, लेकिन अब ये जो स्कॉर्पियो एन है वो दिखाई दे रही है और इसके लिए तमाम जो गाड़ियां हैं लगभग 6 से 7 उन्हें अभी ट्रायल बेसिस पर भी रखा गया है। अगर बात की जाए तो ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है। आधुनिक सेंसर के साथ साथ जो नई तकनीक है स्कॉर्पियो एन में वो भी देखी जा सकेगी। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है, चाहे वो ऑफ रोडिंग की हो या फिर अलग अलग चीज़ें हो, वो भी इस गाड़ियों से तय की जा सकती है। ऑफ रोडिंग भौगोलिक स्थिति के माध्यम से इसको जो 4x4 स्कॉर्पियो एन है वो अब कहीं ना कहीं दिखाई देंगी और मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो इससे पहले भी बड़ी आधुनिक गाड़ियों से भरा रहा है। ऐसे में स्कॉर्पियो एन कहीं ना कहीं और भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले की शोभा बढ़ाने वाली है। कैमरामैन भूपेंद्र निर्मलकर के साथ रायपुर CBS टीवी के लिए शिवम दुबे। बलरामपुर से खबर, जहां बेटे ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। टमाटर, फसल और शराब को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ था। बलरामपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेटे ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। टमाटर, फसल और शराब को लेकर यह विवाद हुआ था। विवाद के दौरान पिता को बेरहमी से बेटे ने पीटा और पुलिस ने आरोपी बेटे को अब गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म भी कबूल किया। कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम रातासिली का ये पूरा मामला है और हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है, जहां पर एक बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। बताया जा रहा है कि देखिए फसल को लेकर के और शराब को लेकर के ये विवाद हुआ था पिता और बेटे के बीच में और इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और विवाद के दौरान पिता की बेरहमी से पीट कर बेटे ने हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की टीम ने तुरंत मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ भी बेटे से की गई, जहां पर पूछताछ में आरोपी बेटे ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। बिलासपुर से खबर, जहां लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। लड़की से छेड़छाड़ कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पहले दिन मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। बाद में संगठनों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन देखिए पूरा हैरान करने वाला मामला है। लड़की से छेड़छाड़ की गई और जब लड़की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची थी तो पुलिस ने पहले दिन मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद में हिंदू संगठनों ने हस्तक्षेप किया और उनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लड़की से छेड़छाड़ किया गया, लड़की से छेड़छाड़ कर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और संगठनों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। तालाब तक नहाने के लिए वहाँ रजब खान गंदी गंदी नजरों से देख रहा था। फोटो और वीडियो भी लिया। घर में आया फिर घुस के गाली गलौज और मारपीट किया। ग्राम चोरभट्टी से एक छेड़खानी से संबंधित मामला आया है। इस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। गरियाबंद के फिंगेश्वर क्षेत्र में पथरी गांव में किडनी बीमारी के मरीज मिलने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों का दावा है कि गांव में 10 से ज्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं और कई लोगों का डायलिसिस चल रहा है। बीते 2 से 3 साल में करीब 7 लोगों की मौत होने की बात भी सामने आई। जांच में गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाई गई, जिससे बीमारी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य शिविर विभाग से इस पूरे मामले में मदद मांगी है। स्वास्थ्य विभाग से शिविर लगाकर जांच और इलाज की मांग भी ग्रामीणों ने की है, क्योंकि लगातार पानी में जिस तरह से यहाँ पर गड़बड़ी निकलकर सामने आई, उसके बाद से ही लोगों के बीच में देखिए हड़कंप मचा हुआ है। गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और ग्रामीणों का दावा है कि गांव में 10 से ज्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं और कई लोगों का डायलिसिस चल रहा है। तो बीते 2 से 3 साल में करीब 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है और जांच में गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाई गई, जिससे बीमारी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से मदद मांगी है। रायपुर से खबर, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने पुष्पांजलि अर्पित की। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई शामिल हुए और महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई शामिल होने के लिए पहुंचे थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी। और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की ये तस्वीर है, जहां पर पुष्पांजलि करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई नजर आए और इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई नजर आ रहे हैं। साथ ही कई कार्यकर्ता भी यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के साथ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने पुष्पांजलि महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर यहां पर अर्पित किए हैं और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। महात्मा ज्योतिबा फुले को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। उन्होंने नारी शिक्षा पर बड़ा जोर दिया था और इस देश में वो पहले व्यक्ति थे जो नारी शिक्षा के लिए अलग से सबसे पहला स्कूल खोले थे, जिसमें अपनी पत्नी को भी टीचर के रूप में उसमें नियुक्ति दिलाए थे। तो उनको हम आज उनके जयंती के अवसर पर नमन करते हैं। धार जिले के उमरबन में नीति आयोग की अधिकारी बिनल देसाई ने बुनकर संतोष सिंह चौहान के प्रशिक्षण केंद्र और ग्राम भमौरे स्थित बालीपुर सिल्क महेश्वरी साड़ी निर्माण इकाई का निरीक्षण किया, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हाथ करघा पर साड़ी निर्माण कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने समूह की आजीविका गतिविधियां, लखपति दीदी पहल और ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण कार्य की जानकारी ली। साथ ही हाथ करघा कार्य की सराहना करते हुए आगे सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। अच्छा है, सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और ये लोग बहुत इच्छुक भी हैं आगे काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि और समूह में मिलके काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो जितने टाइम मिलके काम करेंगे इनके लिए बहुत ही आगे अच्छा होगा और प्रोडक्शन अच्छा जाएगा और वही, और इनको ट्रेनिंग्स और मिलेगी, डिज़ाइन ट्रेनिंग और इनोवेशन ट्रेनिंग। अच्छा काम करेंगे और अच्छा तो मार्केट में बहुत अच्छी सेल्स होंगी, बहुत डिमांड है। तो काम तो अच्छा है, बस वो डिमांड को अचीव करना है। कई दीदियों ने उनको बताया मैडम को कि वो कैसे 3 से 4 गतिविधियां लेके वो कैसे लखपति क्लब में शामिल हुई हैं और आज उनकी इनकम जो है 12 से 15 हज़ार रुपये महीने की वो लेने लग गई हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे जाना है और कैसे प्रशिक्षण लेते हैं, किन किन विधियों को लेके ये काम किया जाता है। फॉर्म, नॉन फॉर्म, पीजी बनाना, एलजी बनाना, जैविक खेती के ऊपर काम और हमारे यहाँ अलग अलग स्टीविया है या सूरजने का पाउडर है वो निर्माण कर रही हैं दीदियाँ। टोल का जो काम है 2 करोड़ से लागत से कम के नीचे के टोल है वो संचालन का काम हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन की दीदियाँ कर रही हैं। तो ये सब उन्होंने इस विजिट के दौरान जाना है। उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में एक होटल में युवक युवती के मिलने को लेकर विवाद हो गया है। मामला सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और होटल रजिस्टर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। संगठन ने आरोप लगाया कि युवक की आपराधिक पृष्ठभूमि है और होटल में नियमों का पालन नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि युवक युवती एक दूसरे को जानते हैं और अपनी मर्जी से होटल में रुके थे। पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है और उसे थाने ले जाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायपुर से आए थे, लड़का जो है मुस्लिम है, लड़की हिंदू है और ये
काफी समय से रूम ढूंढ रहे थे। 4-5 होटल भटकने के बाद कहीं भी रूम इनको मिला नहीं। उन्होंने ऑनलाइन रूम बुक किया, उसके बाद बुकिंग भी कैंसिल हो गई और फिर बाद में अधिक पैसे के लालच में किसी होटल वाले ने 5,000 में इनको रूम बुक कर दिया और इस प्रकार से ये बिना बताए लड़की रायपुर से आई है यहाँ पर, इसके माँ को खबर नहीं है। हमने तुरंत पुलिस को बुला करके पुलिस संज्ञान में दिलवाया मामला। लड़का लड़की अभी थाने पर जांच चल रही है। कोरबा से खबर, जहां पेड़ पर फंदे में लटका मिला युवक का शव और कर्मचारियों ने पुलिस को जानकारी दी। मृतक की पहचान अरुण निषाद के रूप में हुई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। एनटीपीसी बीपीपी प्लांट के बाउंड्री वॉल की ये घटना है। दर्री थाना क्षेत्र के जमुनी पाली का ये पूरा मामला है और फंदे में लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया और कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। तो मृतक की पहचान अरुण निषाद के रूप में हुई है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि हत्या करके फंदे पर लटकाया गया है। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। एनटीपीसी बीपीपी प्लांट के बाउंड्री वॉल की यह घटना है और जैसे ही कर्मचारियों ने देखा, तुरंत पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और फोरेंसिक टीम की सहायता से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो कोरबा में पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ युवक का शव मिला, जिसके बाद कर्मचारियों की नजर पड़ी और कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है और प्रारंभिक जानकारी में यह निकलकर सामने आया कि मृतक अरुण निषाद उसका नाम था और हत्या की आशंका जताई जा रही है। कोंडागांव से खबर, जहां केशकाल में भीषण सड़क हादसा हुआ। शादी से लौट रहे ग्रामीणों को यहां पर देखिए एक हादसे में उनकी जान चली गई और ट्रैक्टर में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। 2 बच्चे, 9 महिलाएं और 1 युवक घायल हुए। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शादी से लौट रहे ग्रामीणों का ट्रैक्टर अचानक से पलट जाता है और ट्रैक्टर में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। 2 बच्चे, 9 महिलाएं और 1 युवक इसमें घायल हुए हैं। 2 घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा परिक्षेत्र में बाघ के हमले से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला महुआ बीनने के लिए जंगल गई हुई थी, तभी अचानक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर विरोध उन्होंने जताया है और सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहीं प्रशासन ने परिजनों को 8 लाख रुपए की सहायता राशि देने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है, लेकिन लोगों का आक्रोश कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महिला महुआ बीनने के लिए गई हुई थी, तभी अचानक से एक बाघ आता है और महिला पर हमला कर देता है और इस हमले में महिला की जान चली जाती है। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिलती है, ग्रामीण मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है, वन विभाग की टीम पहुंचती है। महिला को समझाइश जो महिला के परिजन है उन्हें समझाइश दी जाती है, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। साथ ही सहायता राशि भी मुहैया कराई जा रही है। संग्राहक महुआ बीनते बीनते जंगल के काफी अंदर चले गए थे, जहाँ पर बाघ के हमले में उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोगों ने तत्काल उनका पोस्टमार्टम करा करके और अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें शासन की तरफ से 8 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है और हम लोग सभी संग्राहकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो काफी सावधानी से महुआ का संग्रहण करें, क्योंकि कई सारे वन्य प्राणियों का विचरण बना रहता है और दुर्घटना की संभावनाएं रहती है। महुआ बीनने गई एक महिला जिनका नाम कुसुमबाई है, उन पर टाइगर द्वारा हमला किया गया। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई, तत्काल वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां महिला का शव जंगल में बरामद हुआ है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के उपरांत इसमें पोस्टमार्टम महिला का कराया गया है। प्रकरण में मर्ग क्रमांक 13/26 पंजीबद्ध करके इसको जांच में लिया गया है। बस्तर से खबर, नक्सल नेटवर्क को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना में 42 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। खूंखार कमांडर सोडी केशा ने भी हथियार डाल दिए हैं। तो सोडी केशालू पीएलजीए का बड़ा कमांडर था और सोडी केशा के नाम से भी जाना जाता था और अब उसने सरेंडर कर दिया है अपने साथियों के साथ में। बहुत बड़ी जीत। बटालियन नंबर 1 के डिप्टी कमांडर के पद पर भी सोडी केशा रहा है। बहुत बड़ा नाम था।
संगठन में दूसरे सबसे ताकतवर नेता के रूप में उसकी पहचान थी, लेकिन अब उसने भी सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया और करीब 30 साल से नक्सल आंदोलन में सक्रिय था और अब उसने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। 1995 में बालला संघम से सोडिकेशा जुड़ा था और सोडिकेशा पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इससे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये नक्सली था। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा में बेहद सक्रिय रहा था और अब उसने सरेंडर कर दिया है और बहुत बड़ा झटका पीएलजीए को यहां पर लगा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी गतिविधि लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। सिर्फ कुछ सीमावर्ती एवं अंदरूनी वनांचल क्षेत्र में गिने चुने माओवादी कैडर पीछे रह गई है। उनसे भी मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस एवं संबंधित राज्य पुलिस की ओर से अपील की गई। उन अपील के प्रभाव से तथा सभी संबंधितों के प्रयासों से आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 को तेलंगाना राज्य अंतर्गत पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का 21 माओवादी कैडर, दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का 10 तथा तेलंगाना स्टेट कमेटी का 11, इस प्रकार कुल 42 माओवादी कैडर्स ने 36 हथियार को शासन को सौंपते हुए हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गई है। उन सभी तमाम 42 माओवादी कैडर्स के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंदौर के देवास नाका क्षेत्र में आरती भोजनालय में अचानक भीषण आग लग गई। आग खाना बनाने के दौरान गैस के पाइप में लगी और तेजी से फैल गई, जिसके बाद से गैस टंकी में ब्लास्ट भी हुआ और सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है और हादसे में कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बेस्ट टीवी। नमस्कार।